नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए फिर लेके आए हैं जीडी कांस्टेबल की जीके सीरीज़ पार्ट 8। जैसा कि आप जानते हैं जीडी कांस्टेबल की डेट्स आ चुकी हैं। अब आप मन लगा के जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप जानते हैं जीके कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीडी कांस्टेबल में, तो इसके लिए हम आपकी पूरी जीके जो है इस सीरीज़ में कवर कराएंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम वत्स या अन्य कोई? आपको इसका उत्तर हमें बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता को एक शहरी सभ्यता बताया है और किस प्रकार जो है इन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से जो अपनी सभ्यता है उसके बारे में भी बताया है। इन्होंने ग्रीन पत्ती में जो है नालियों और घरों की व्यवस्था बनाई गई है और जो खिड़की और दरवाजे थे वो आगे की ओर ना खुलकर पीछे की घर के पिछवाड़े की ओर खुलते थे। इस सभ्यता की यह खासियत रही है, ये काली और लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे जिन पे काली कारीगरी होती थी। इसके अलावा यहाँ पे अच्छे अच्छे स्नानघर पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता को एक शहरी सभ्यता कहने के पीछे यह भी रहा है, एक वजह रही है क्योंकि इन्होंने अच्छे तरीके से जो है पूरा शहर जो था अपना मेंटेन किया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था, कौन था? इसका उत्तर आपको बताना है। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य कोई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये काफ़ी अच्छे रूलर थे। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ थी ये काफ़ी अच्छी होती थी और इसके अलावा जैसे सैनिक पॉलिसीज़ थी इन पे ये बहुत काम करते थे। एक शार्प रूलर थे, जहाँ भी जाते थे सिर्फ जीत के आते थे, इलाका एक्सपेंशन करते रहते थे इलाके का अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल? आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी के आगमन के साथ ही तुर्क से आगमन भारत की ओर करते हैं ये, और इन्होंने एक्सपेंशन के लिए जो है ये भारत में आना चाहते थे। ये भारत में पृथ्वीराज को टक्कर देते हैं आके, और पृथ्वीराज की सेना इनको जो है इनकी सेना को गाजर मूली की तरह काट देती है। इनके सैनिक भागते नज़र आते हैं, बहुत दूर तक भागे हैं और इनके पीछे पृथ्वीराज की सेना भी है, अच्छे से दौड़ी हैं। इसके अलावा मोहम्मद गौरी भी अच्छी तरह से जख्मी हो जाते हैं, बुरी तरह। उनके घोड़े पे पड़े हुए हैं और वो गिरने ही वाले हैं, तभी एक इनका जो सैनिक होता है मोहम्मद गौरी का, उसकी नज़र उनके पास पड़ती है, उसके ऊपर पड़ती है, फिर उनको वो घोड़े समेत लेके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन पृथ्वीराज ने जो है अपनी सेना के दम पर अपना लोहा मंगवा देते हैं, वहाँ पे मनवा देते हैं, और यही इसी के साथ जो है मोहम्मद गौरी उनसे नहीं जीत पाते। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक का अर्थ होता अलग कर स्वतंत्र किया किसने? मुर्शिद कुली खां, सादत खां, सरफराज खां या अन्य कोई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। ये बंगाल के सूबेदार थे। इन्होंने इसको जो है बंगाल को अलग किया है था मुगल साम्राज्य से। मुगल साम्राज्य को आप बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, उससे अलग कर पाना या उससे टक्कर भी ले पाना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन मुर्शिद कुली खां ने इनके खिलाफ लड़ाई की और बंगाल को एक अलग स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में या 1865 ईस्वी में? इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह कानून की अगर बात करें तो इन जो फीमेल्स होती थी पुनर्विवाह के लिए, मतलब जो विधवा होती थी, विडोज़ होती थी, उनको पहले अधिकार नहीं थे कि वो शादी दोबारा कर सके। उनको पर्दे प्रथा में ही रखा जाता था, सफ़ेद साड़ी वगैरह में पहनने के लिए बोल दिया जाता था और उनको शादी ना करने की सलाह दी जाती थी, अकेले ही बाकी जीवन व्यतीत करना होता था। बट इसके बाद 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम से एक समाज सुधारक आते हैं। वो बोलते हैं कि विधवा का जो है पुनर्विवाह होना चाहिए, ज़रूरी है। तो 1856 में
इनका जो है इनको मान्यता दे दी जाती है कि विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1877 ईस्वी में, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद या 1799 ईस्वी के बाद? आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1877 ईस्वी के बाद। अंग्रेज़ों ने जब देखा, जैसे कि हम जानते हैं 1857 में एक विद्रोह हो गया था जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और वह जो है द सिपाही ऑफ म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो सैनिक थे उन्होंने बगावत कर दी थी, विद्रोह कर दिया था, जिस आंदोलन में बहुत से लोग जुड़ गए थे, जैसे किसान, कुलीन, जो भी लोग अपने अधिकार चाहते थे ब्रिटिश जो लोग थे उनके खिलाफ, तो वह सभी इस आंदोलन में जुड़ चुके थे। अब इसके बाद अंग्रेज़ों ने सोचा कि 1857 में एक बार तो विद्रोह हो चुका है, अब दोबारा विद्रोह ना हो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाने का फैसला किया था। तो 1877 ईस्वी के बाद से अंग्रेज़ों ने क्या करा, मुस्लिम और हिंदूज को डिवाइड करने का फैसला किया ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइड एंड रूल। उन्होंने बोला कि फूट डालो और राज करो, मतलब इन दोनों को लड़वाओ और इनके ऊपर राज करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वह कितने वर्ष चला? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष? इसका उत्तर आप सबको बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 7 वर्ष। इंग्लैंड में एक गृह युद्ध हुआ था। गृह युद्ध का अर्थ होता है जैसे अपनी कंट्री में किसी भी चीज़ को लेके विद्रोह हो जाता है, जैसे सरकार के खिलाफ या सरकार और संसद और जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की उनके खिलाफ, या राजा और मंत्रियों के खिलाफ, संसद के खिलाफ या मंत्रालय के उनके खिलाफ हो जाता है। मतलब जो गृह युद्ध का अर्थ होता है जैसे किसी राज्य में किसी दो जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच मतभेद होना और दोनों ही पावरफुल होते हैं, तो उसको गृह युद्ध कहते हैं। और इसमें जो इंग्लैंड में जो ये गृह युद्ध हुआ था, कहा जाता है कि जो राजा होता था, राजा और उनके जो मंत्री थे, जो लोग होते थे कुलीन लोग, उनके बीच जो मतभेद हो गए थे इंग्लैंड में, उसी की वजह से ये गृह युद्ध चला और ये 7 वर्षों तक चलता रहा। इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई थी, जैसे फाइनेंशियली दिक्कतें हो गई थी कंट्री को। इसके अलावा काफ़ी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? देखो, आर्य का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आर्य के ऊपर बहुत से मतभेद बने हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन हिस्टोरियंस की, जो जितने भी इतिहासकार हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वे मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोग कहते हैं पश्चिम एशिया से आए थे, लेकिन जहाँ तक हम मानते हैं इतिहासकारों के अनुसार, तो आर्य जो थे वह मध्य एशिया से आए थे। तो आपको इसका उत्तर बताना है, पश्चिम एशिया से आए थे, पूर्व एशिया से आए थे, या केंद्रीय एशिया से आए थे, या दक्षिण एशिया से आए थे? इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से आए थे। आर्य जो थे वह केंद्रीय एशिया से सीधा, जो आप देखते हैं मैप में, अगर इंडिया के मैप की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट की साइड से इन्होंने एंट्री ली थी, जो अफ़गानिस्तान वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ से घुसते हुए ये भारत के अंदर आए थे। चलते हैं आगे। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में? आपको इसका उत्तर हमें बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। इसको लेके भी थोड़े से मतभेद हैं कि कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जब टाइम चल रहा था तब जाके जो है महाभारत की रचना हुई थी। सही से पूरा जो इतिहास होता है उसमें पूरी डेट सही से होती नहीं है, कुछ मान लो साक्ष्य मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते, कुछ बुक्स के आधार पे डेट्स रखी जाती है, इसलिए हम पूर्णतः नहीं कह सकते कि किस अवधि में था, बट जो इतिहासकारों ने माना है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। आर्य अवधि में महाभारत और रामायण को लिखा गया था या रचा गया था। महाभारत और रामायण की जो रचना की है वो आर्य अवधि में की गई है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या ब्रह्मगुप्त ने? देखो, गुप्त समाज की अगर बात होगी, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त प्रथम बोलेंगे इसको, चंद्रगुप्त मौर्य मत समझ लेना, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। गुप्त समाज की स्थापना समुद्रगुप्त जो पहले रूलर रहे थे उन्होंने, और उसके बाद जो बने चंद्रगुप्त प्रथम उन्होंने की थी। तो चंद्रगुप्त गुप्त को प्रथम को इसका माना जाता है मेनली स्थापना, क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे वो ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाए थे और कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम को गुप्त समाज की स्थापना का श्रेय जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।